तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा भी कि नहीं आएगा, पहले तो यही पता हो। दूसरा यह है कि प्रेपोजिशन आएगा तो कौन सा आएगा, और पहले उससे पहले यह भी पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रेपोजिशन को अगर डिफाइन करें तो कुछ ऐसा बनेगा, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू शो रिलेशनशिप of a noun or pronoun to another word in the sentence। अगर लिखें तो ऐसे लिख लें कि preposition is a word used to show relationship of a noun or a pronoun to other word in the sentence। देखिए, हिंदी में या संस्कृत में अगर आपने पढ़ा है तो कुछ ही प्रीपोजिशन होते हैं जो रिलेशनशिप दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरी चीजों से। जैसे कर्ता, कर्ता में ने होता है जो उसका रिलेशनशिप दिखाता है। कर्म, को होता है उसमें कर्ण से। संप्रदाय के लिए अपादान से, के जुदाई, संबंध का, के, की, ऐसे। तो ये प्रीपोजिशन होता है। अब पोजीशन, जैसे ये चाक, इस चाक की पोजीशन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जैसे चाक से शुरुआत करें, चाक मेरे हाथ में है, तो हाथ के साथ इस सेंटेंस में इस चाक का रिलेशनशिप में से दिखाया जा रहा है। और अगर इसको ऐसे रख दें सरफेस के ऊपर, तो चाक मेरे हाथ पर है। अब देखिए, इसका जो संबंध है वो अब थोड़ा सा बदल गया। अब ये इसके ऊपर है, पर से दिखाया जाएगा। अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है। अंग्रेजी में जैसे किसी चीज का संबंध हम दिखाएंगे, या तो उसका संबंध स्पेस में दिखाएंगे, यानी रखे हुई चीजों में कोई एक चीज दूसरी के पास है, उसके नीचे है, उसके ऊपर है, उसके बाएं है, उसके दाएं है, उसके चारों तरफ है, या उसके अंदर है। इस तरह स्पेस में पोजीशन दिखाने के लिए होता है। दूसरा, प्रीपोजिशन का उपयोग किसी चीज की पोजीशन टाइम के हिसाब से दिखाने के लिए होती है। वो टाइम के हिसाब से कैसे है, उसके रिलेशन में, उससे आगे है, उसके पीछे है, बिल्कुल उसके साथ है, ऐसे होता है। तो देखिए, ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन के साथ एक खास बात मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशन कोई वर्ड होगा तो उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन का ही संबंध दिखाते हैं प्रीपोजिशन। अगर किसी के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो सब प्रीपोजिशन नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है, वेरी ऑफन एडवर्ब का काम करते हैं। बट अगर उसके बाद में उसके साथ में नाउन प्रोनाउन है, तब वो एज प्रीपोजिशन यूज हुआ है, नहीं तो वो एज एडवर्ब यूज हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हम पहले कुछ लेंगे। एक बात मैं आपको और थोड़ी सी बताना चाह रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं कहूं, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में कि जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे ही लेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तब तक उसको सेंटेंस में हम यूज ही नहीं करते। जैसे आई गेव, मैंने मान लिया 10 रुपए दिए मोहन को, तो अंग्रेजी में जब बोलेंगे या हिंदी में भी अगर मैं कहूं मैंने दिया, तो इसके बाद में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। क्या दिया ये पता होना जरूरी है। मैंने 10 रुपये दिए, तब ही सेंटेंस की सेंस बनती है। मैंने दिए, इससे कोई सेंस नहीं निकलती है। साथ में अगर हम कहें कि मैंने मोहन को 10 रुपये दिए, तो मोहन भी ऑब्जेक्ट हुआ और 10 रुपये भी ऑब्जेक्ट हुए देने के। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा उसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। जैसे आई गेव मोहन, आई गेव मोहन 10 रुपीज या रुपीज 10। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ आई गेव 10 रुपीज टू मोहन। तो जब हम ये मोहन को लगाएंगे यहां पर, ये मोहन यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट में बताना चाह रहा था कि इनडायरेक्ट क्या होता है। जब आपने किसी सेंटेंस को बोला, मान लिया गिव वर्ड को आपने यूज करना है एक सेंटेंस, जब आप कहेंगे आई गेव, इसके बाद यह होना जरूरी है कि क्या दिया, इससे पहले कि किसको दिया। आई गेव 10 रुपीज, ये मस्ट है। आगे टू मोहन लगाए या ना लगाए वो ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होता है इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्ब के इमीडिएटली बाद लगाएं तो कई बार उससे पहले टू नहीं लगता, वेरी ओपन टू नहीं लगता। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि इसमें 10 रुपीज है उसके बाद लगाएंगे तो उससे पहले टू लगाना होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में लगाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तो उससे पहले टू लगेगा प्रीपोजिशन। एक तो ये। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये है कि कभी कभी एक वर्ड के साथ एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लगते हैं। वो उस वर्ड से हम क्या कहना चाहते हैं, क्या सेंस निकलेगी उसके यूज करने से, उस पे डिपेंड करेगा। जैसे साउट एक वर्ड है, SHOUT, साउट। साउट का मतलब चिल्लाना या जोर से बोलना। आपने सुना होगा वेरी ऑफन के डोंट साउट एट मी, इसका मतलब है मुझ पे चिल्लाओ मत। लेकिन अगर आपने आपके किसी दोस्त ने कभी कहा हो कि माई फादर साउटेड टू मी, तो आप उसको चैलेंज नहीं करना कि साउट के बाद एट ही लगेगा। साउट के बाद टू भी लगता है उस परिस्थिति में जब साउट का मतलब ये हो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना, क्योंकि सुनने वाला थोड़ा दूर है। तो वहां पर इंटेंशन आपको अपना गुस्सा दिखाने की या अपना डिसअप्रूवल दिखाने की नहीं है सुनने वाले के लिए, बल्कि क्योंकि वो दूर है और उसको सुनाई दे जाए इसलिए आप थोड़ा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। ऐसी जब स्थिति हो तो साउट के बाद टू का प्रयोग करना है। अदरवाइज अगर आपका मतलब चिल्लाने से है और दूसरे को थोड़ा धमकाने से है, डराने से है या गुस्सा उस पर दिखाने से है, तब आप साउट के बाद एट का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए जो स्पेस वाली सेंस थी प्रीपोजिशन के यूज की,
उसमें कोई चीज हमारे आगे पीछे बाएं दाएं कैसे है, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में कई वर्ड हैं जो एज प्रीपोजिशन यूज होते हैं। मान लिया मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे साथ मेरा पालतू कुत्ता है। आप जानते हैं कि अगर कुत्ता थोड़ा प्लेफुल भी है तो वो, और यंग भी है, तो वो कभी तो आपसे बहुत पीछे रह जाएगा, कभी आपके बिल्कुल पीछे पीछे आएगा, कभी बहुत आगे चला जाएगा और कभी बिल्कुल आगे होगा, कभी आपको पास भी कर जाएगा, कभी आपके बिल्कुल साथ साथ भी चलेगा। तो अलग अलग सेंस है उसकी। अगर वो कुत्ता आपके पीछे 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 आ रहा है, ऐसे पीछे पीछे, तो आप कहेंगे योर डॉग इज कमिंग आफ्टर यू। लेकिन आपका आशय ये कहने से हो कि आपके पीछे रह गया है, तब आप कहेंगे योर डॉग इज कमिंग बिहाइंड मी। बिहाइंड का मतलब आपसे पीछे है, डिस्टेंस के हिसाब से, आपके पीछे पीछे नहीं है, आपका पीछा नहीं कर रहा है बट आपसे पीछे है। इसी तरह से अगर आपके आगे आगे चल रहा है तो इन फ्रंट ऑफ यू, और आपसे आगे है डिस्टेंस के हिसाब से, दैट इज अहेड ऑफ यू। इसी तरह से अगर आपके साथ साथ चल रहा है तो बिसाइड वर्ड है उसके लिए, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। अगर आपके साथ साथ चल रहा है, बिसाइड के साथ आप एक वर्ड और भी सुना होगा आपने, बिसाइड्स। ये इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत बार होता है और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आता भी है इसको डिस्टिंग्विश करने की, आपकी परख को चेक करने के लिए। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, यानी आपके साथ साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। जैसे आप कुछ बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें आपने कही, फिर आप कहते हैं इस सब के अलावा ये भी है, तब आप कहते हैं बिसाइड्स, फिर कोमा लगा के, उसका मतलब है कि इन एडिशन टू व्हाट इज सेड अर्लियर, आई डोंट केयर फॉर यू। इस सब के अलावा, एक तो तुम गलत कह रहे हो और मैं ठीक कह रहा हूं, उसके अलावा मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता कि तुम क्या कह रहे हो। तो बिसाइड्स, फिर कोमा, और फिर आप जो कहते हैं वो वहां पर बिसाइड्स इन एडिशन टू व्हाट वाज सेड अर्लियर का संकेत देता है, ये बिसाइड्स। इसके बाद कोमा होता है, और ये बिसाइड, ये एक प्रीपोजिशन है जो कि बाय द साइड ऑफ समवन उसको इंडिकेट करती है। जैसे ये प्लेफुल कुत्ता मेरे साथ साथ चलेगा तो डॉग रेन, और डॉग इज रनिंग बिसाइड मी। और एक अलोंग भी होता है साथ साथ के लिए, जब आप किसी चीज के साथ साथ जा रहे हैं और दूसरी चीज नहीं जा रही है साथ साथ, जैसे आप मान लिया घूमने निकले और नदी है, तो आप यू आर गोइंग अलोंग द रिवर, उसके साथ साथ जा रहे हैं। रिवर तो वही है, स्टेशनरी है, बट उसके साथ साथ आप चल रहे, उसके किनारे किनारे चल रहे हैं, तो वहां पर अलोंग यूज करना। अहेड हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिहाइंड हो गया, आफ्टर हो गया। अब पास्ट, जैसे मान लिया पिल्ला आपके पीछे था और फिर दौड़ के आया और आपके साथ से आगे निकल गया, देन इट रेन पास्ट, आपकी साइड से आगे निकल गया, वो पास्ट। और अगर आपके चारों तरफ घूमे तो उसको अराउंड बोलते हैं। अब अगर टू और टूवर्ड्स का फर्क आपको नहीं पता है तो अब जान लीजिए। जब हम कहें कि आई सॉ योर सन गोइंग टू स्कूल, मैंने आपके बेटे को स्कूल जाते देखा, तो हो सकता है आप सही बात ना कह रहे हो, आपको लगता है सही है पर वो 100% सही नहीं है, क्योंकि आपने उनके बेटे को स्कूल की तरफ जाते हुए देखा है। स्कूल में घुसते हुए आपने नहीं देखा, स्कूल की तरफ जा रहा था। अगर आप वहीं खड़े हैं और आपने देखा कि हाँ स्कूल के अंदर गया है, आप इतने नजदीक खड़े हैं स्कूल के, तब आप कह सकते हैं कि वो आई सॉ योर सन गोइंग टू स्कूल।
अदरवाइज आपको कहना चाहिए आई सॉ योर सन गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब टूवर्ड और टूवर्ड्स दो वर्ड है, ये एक ही मीनिंग है इनका, सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। आप टूवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं और टूवर्ड भी यूज कर सकते हैं, और टू और टूवर्ड में फर्क हमने आपको अभी बताया। इसके अलावा अब पोजीशन पे देखें, जैसे अभी हमने पेन का, इसका चाक का जिक्र किया था, द चॉक इज इन माई हैंड, ऐसे रखेंगे तो चाक इज ऑन माई हैंड, और अगर ये किसी तरह यहां आ जाए तो ओवर माई हैंड। ओवर और अबव इन दोनों के लिए प्रयोग होगा, लेकिन अगर ऐसे हो जाए, एकदम ऊपर ना हो बट ऊंचाई पे हो उसकी बजाय, तो अबव कहेंगे। लेवल को दिखाता है, जब लेवल को दिखाना हो तो अबव वर्ड यूज होता है। जैसे कोई झील है और झील के इधर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मान लिया मकान बना हुआ है, तो दैट हाउस इज अबव द लेक। ओवर नहीं है वो, ओवर होता है एकदम ऊपर या क्रॉस करता हुआ ऐसे। तो ये फर्क ओवर और अबव में है। एट, ऑन, इनका फर्क अभी हमने देखा। जो ऑन है, ऑन में कांटेक्ट का संकेत मिलता है, इसके कांटेक्ट में है, सरफेस की टच में है इसके। अब इनके जो उल्टे हैं, जो ओवर है सिर के ऊपर, उसके दूसरा जो वर्ड है वो बिलो है। अबव का उल्टा बल्कि बिलो है, जो नीचे हो लेवल में। और अंडर, ऑन के नीचे, जैसे ऑन ये हुआ, कांटेक्ट हुआ, और अगर नीचे हो और कांटेक्ट सा भी हो, जरूरी तो नहीं पूरा कांटेक्ट हो, पर उसके बिल्कुल नीचे आया हुआ हो, तो वो अंडर होता है। यानी जो ओवर है, ओवर में एकदम ऊपर होता है और अंडर में एकदम नीचे होता है। ओवर और अंडर ये एक दूसरे के, और ऑन में कांटेक्ट होता है, अंडर में भी कांटेक्ट पॉसिबल है। एक बीनीथ भी होता है। बीनीथ का मतलब भी बिलो ही है, सिर्फ ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए आ जाता है। जैसे झूठ बोलना, टू टेल ए लाई इज बीनीथ माई डिग्निटी, मेरी डिग्निटी के नीचे है। तो डिग्निटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके लिए बीनीथ को यूज करते हैं। बीनीथ का बिलो में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यही फर्क है कि बीनीथ ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज होता है। ओवर, अबव, अंडर, बिलो, बीनीथ, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। देखिए, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में फर्क है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे। अब जो आगे है उसका मुंह चाहे उधर हो चाहे मेरी तरफ हो। कोई आदमी अगर मेरे आगे खड़ा है, उसका मुंह उधर हो या मेरी तरफ हो, उसको मैं कहूंगा ही इज इन फ्रंट ऑफ। लेकिन मेरे आगे खड़ा है और उसका मेरा मुंह मेरी तरफ ही है, तब वो अपोजिट कहा जाएगा। ये अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में फर्क है। अब देखिए, टाइम से जो रिलेशनशिप दिखता है, ये अभी तक हमने देखा था स्पेस का, अब टाइम का देखते हैं। टाइम में एट का प्रयोग 3-4 परिस्थितियों में होता है। एक तो अगर किसी की एज बतानी हो, किसी एज पे उन्होंने काम किया हो, जैसे हिंदी में तो हम कहते हैं कि उसने 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया, तो यहां पर आपने उम्र में शब्द यूज किया प्रीपोजिशन के तौर पर। अंग्रेजी में आप इन द एज ऑफ 16 नहीं कहते, एट द एज ऑफ 16 बोलते हैं। एट, किसी सर्टेन एज को जब आप बताते हैं, एट 16 ही ग्रेजुएटेड, ऐसे एट यूज करते। फिर टाइम अगर बताना हो, टाइम को बताने के लिए तरीका यह है कि अगर आपने घंटा बताना है, पर्टिकुलर बिल्कुल मोमेंट बताना है कि इतने बजे, तो आप एट यूज करेंगे। एट 6 o'clock, एट 10 o'clock, एट 10:30, एट 10:15, एट 10:20। इसके अलावा
बिल्कुल आधी रात, एट मिडनाइट, ड्यूरिंग द नाइट, इन द नाइट, बट मिडनाइट के लिए एट मिडनाइट। इसी तरह से इन द डे बट एट नून, नून के लिए एट, मिडनाइट के लिए एट, पर्टिकुलर टाइम है उसके लिए एट, और पर्टिकुलर एज है उसके लिए भी एट। इसके अलावा अगर दिन है, जैसे अभी हमने बोला इन द डे, इन द नाइट, ये इन लास्ट वीक महीने का नाम है, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन जून, इन 2015, इन लास्ट सेंचुरी। जब समय थोड़ा ज्यादा कहा जाए उसमें इन होता है, पर्टिकुलर टाइम पे एड होता है, और कोई डे पर्टिकुलर हो उसके लिए ऑन होता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या कोई डेट हो जैसे ऑन 6th ऑफ जुलाई, ऑन 15th अगस्त, उसके लिए ऑन होता है। इसके अलावा एक और जगह ऑन होता है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग जो सेशन होते हैं दिन के, उसके लिए आमतौर पे इन होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन अगर किसी खास दिन की मॉर्निंग हो तो ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अक्टूबर, तब आप ऑन यूज करेंगे। हाँ, ये फर्स्ट वीक भी जैसे है, इसमें भी इन आए, मंथ में भी, ईयर में भी। अब ये बाई और बिफोर, देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने कहना हो कि मैं 6 बजे तक आ जाऊं, तो आप यूज करेंगे आई शैल बी बैक बाई 6। बाई 6 का मतलब है 6 बजे से पहले पहले किसी भी टाइम, ये बाई का यूज। और इसका ज्यादातर यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे 2020 तक मैं एमटेक पास कर चुका हूंगा, आई शैल हैव पास्ड एमटेक बाय 2020। वहां पर आपने बाय यूज किया, आपने लिमिट बता दी, तो बाय का प्रयोग उस पर होता है। बिफोर का प्रयोग आप दूसरा कुछ बताते हैं, जैसे बिफोर का प्रयोग होता है कोई दूसरी इवेंट बताएं आप टाइम बताने की बजाय। जैसे अंधेरा होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, आई शैल बी बैक बिफोर इट गेट्स डार्क। दूसरा आपने इवेंट बताए, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, बल्कि दूसरी एक इवेंट बताई कि उससे पहले, दूसरी घटना से पहले, वहां पर बिफोर का यूज करते हैं। ये बिफोर और बाई का। अब ऑन टाइम, इन टाइम और इन राइट टाइम, इन गुड टाइम, राइट टाइम के बजाय गुड टाइम यहां यूज करना चाहिए। ऑन टाइम का मतलब है बिल्कुल ठीक टाइम पे। जैसे अगर कोई गाड़ी का शेड्यूल टाइम 6:10 है और वो 6:10 पे ही जाए, तो हम कहेंगे द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। और जब आपको 6:10 की गाड़ी है, आपने स्टेशन पहुंचना है, अगर आप 6:10 पे ही पहुंचे तो आप गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे, आपको थोड़ा सा पहले पहुंचना होगा, तो आप इन टाइम आपको पहुंचना पड़ेगा। इन टाइम का मतलब है अपॉइंटेड टाइम से थोड़ा सा पहले। और इन गुड टाइम का मतलब है अपॉइंटेड टाइम से काफी पहले, बिल्कुल कंफर्टेबल, इसके हिसाब से कंफर्टेबल हो गया वो इन गुड टाइम।
इसी तरह से एट द एंड और इन द एंड, या एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। एट द एंड का मतलब बिल्कुल लास्ट में, जहां पर एरेटा होता है। किताब में कहीं गलतियां हो जाए तो लास्ट में जाके एरेटा देते हैं, और शुरू में इंडेक्स होता है या कंटेंट्स होते हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट है उसको एट द एंड कहेंगे, जो बिल्कुल शुरू है उसको एट द बिगिनिंग कहेंगे। लेकिन शुरू के अलावा शुरू वाला हिस्से से मतलब हो, बिल्कुल शुरू नहीं बट उसके 50% से पहले हो, तो उसको इन द बिगिनिंग कहेंगे, और 50% के बाद हो इन द एंड कहेंगे। ये फ्रॉम, फॉर, सिंस एंड ड्यूरिंग। फ्रॉम तो होता है जैसे आप यहां से गए और कहां गए, या टाइम होता है जैसे ऑफिस का टाइम है, बैंक का टाइम है, फ्रॉम 9 o'clock या फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, या आपको डिस्टेंस बताना हो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। यहां पर फ्रॉम का यूज होता है से के संदर्भ में, जिसको हिंदी में से बोलते हैं, और टू का होता है डेस्टिनेशन के लिए, और टू की बजाय टिल भी होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको करें। फ्रॉम हो गया। फोर और सिंस, फोर और सिंस का प्रयोग जब से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तभी से फोर और सिंस का यूज। फोर होता है जब आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, जैसे 2 मिनट हुए हैं आपको किसी काम को करते हुए, 4 2 minutes, 4 2 hours, 4 2 days, 4 3 months, 4 7 fortnights, 4 11 years, 4 10 decades, 4 2 centuries। तो जैसे आपने पीरियड बताना हो कि कितना समय हुआ है, और जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट बताना हो, जैसे 6 बजे, सिंस 6 o'clock, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस 2013, ऐसे यूज। हाँ, एक चीज है इसमें, जैसे लास्ट वीक, I have been doing my work since last week. I have been doing this work since last week. इसका मतलब है कि मैं पिछले हफ्ते से लगा हुआ हूं। पिछले हफ्ते का मतलब यह है कि जैसे आज से अगर नया हफ्ता शुरू हुआ है, तो जो पिछला हफ्ता था, जो वैसे अंग्रेजी में हफ्ता संडे से शुरू होता है, तो ये हफ्ता कल से शुरू हुआ है, तो इससे पहले वाला जो हफ्ता है उसमें किसी टाइम शुरू हुआ था, चाहे अभी तक 7 दिन ना हुए हो, तो तब हम लास्ट वीक के बोलते हैं। और अगर हम कहें द लास्ट वीक, द लास्ट वीक का मतलब होता है 7 दिन हो गए, अब से पहले 7 दिन, वहां पर आपने 4 लगाना है, फॉर द लास्ट वीक। अगर द लास्ट वीक आ जाए तो आपने 4 यूज करना है, लास्ट वीक आ जाए तो सिंस यूज करना है। इसी तरह से मंथ में भी सिंस लास्ट मंथ और फॉर द लास्ट